हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। पिछले लेक्चर में हमने समझा फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, जिसमें मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होता है और बनता है जाइगोट। जाइगोट फर्दर डेवलप होता है ह्यूमन बेबी यानी कि एक नए इंडिविजुअल में, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आ चुके हैं, जिसमें हम समझेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और देख लेते हैं हमारे आज के टॉपिक्स क्या हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस टॉपिक में हम समझेंगे हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी और सेफ रखना क्यों जरूरी है। इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक होगा रिस्क ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। इस टॉपिक में हम समझेंगे सेक्सुअल एक्ट यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या क्या पोटेंशियल रिस्क हो सकते हैं और हम उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड और लास्ट टॉपिक होगा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। इस टॉपिक में हम समझेंगे 4 अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और ये टॉपिक आपकी बुक में यहाँ पर दिया हुआ है। तो जैसा कि हमें पता है, मेल और फीमेल बॉडी में प्यूबर्टी के दौरान अलग अलग चेंजेस आते हैं। जैसे दोनों की वॉइस में चेंज आता है, गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन और बॉयज में फेशियल हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। और इन सब चेंजेस को हम बोलते हैं प्यूबर्टल चेंजेस, जो आते हैं प्यूबर्टी के दौरान। तो क्या इन चेंजेस का आने का मतलब ये है कि मेल और फीमेल रेडी है सेक्सुअल एक्ट के लिए या फिर पेरेंटिंग के लिए? नहीं, फिजिकल चेंजेस आने का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी मेल या फिर फीमेल रेडी है सेक्सुअल एक्ट के लिए या फिर एक न्यूबॉर्न को नर्चर करने के लिए, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक सेक्सुअली मैच्योर होने का ये मतलब नहीं होता कि बॉडी और माइंड रेडी है सेक्सुअल एक्ट के लिए या फिर पेरेंटिंग के लिए? सो फिजिकल चेंजेस इनफ नहीं होते, हमारे माइंड को भी मैच्योर होना यानी कि प्रिपेयर होना जरूरी है सेक्सुअल एक्ट के लिए या फिर पेरेंटिंग के लिए। क्योंकि कुछ लोग अलग अलग टाइप के प्रेशर्स को यानी कि दबाव को फेस करते हैं, जैसे अपने फ्रेंड से, फैमिली से और यहाँ तक कि सोसाइटी से भी। जैसे कुछ कपल्स अपने ही फैमिली मेंबर से प्रेशर फेस करते हैं फैमिली प्लानिंग के लिए। सो उस सिनेरियो में एक कपल का राइट डिसीजन यानी कि रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेना बहुत ही जरूरी है, और कपल एक राइट डिसीजन तभी लेगा जब वो प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड हो, यानी कि एक कपल को प्रॉपर नॉलेज हो सेक्सुअल एक्ट की और पेरेंटिंग की। तो तभी कोई कपल एक रिस्पॉन्सिबल चॉइस ले पाएगा यानी कि एक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन ले पाएगा। सो फिजिकल चेंजेस के साथ साथ हमें मेंटली भी यानी कि इमोशनली भी प्रिपेयर होना होता है सेक्सुअल एक्ट के लिए या फिर पेरेंटिंग के लिए। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक ऐसी स्टेट है जिसमें फिजिकल फिटनेस के साथ साथ रिप्रोडक्शन के दूसरे एस्पेक्ट्स में भी फिट यानी कि वेलबींग होना जरूरी है, और वो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। सो रिप्रोडक्शन के 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं: फिजिकल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस, बिहेवियरल फिटनेस एंड सोशल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस में जो कपल है वो डिजीज फ्री होना चाहिए यानी कि फिजिकली फिट होना चाहिए। इमोशनल फिटनेस में स्ट्रेस और प्रेशराइज्ड फील नहीं होना चाहिए किसी भी कपल को ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट और पेरेंटिंग। बिहेवियरल फिटनेस का मतलब होता है कि एक कपल के बीच में हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए, और सोशल फिटनेस में उनको रूल्स, रेगुलेशंस और सोसाइटी की रिप्रोडक्टिव पॉलिसीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सो अगर कोई कपल इन सारे ही एस्पेक्ट्स में फिट है तो यानी कि वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब होता है और हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सेफ और हेल्दी रखना क्यों जरूरी है।
साथ ही बॉडी में जो फिजिकल चेंजेस आते हैं, जो रिप्रोडक्टिव चेंजेस आते हैं, उन्हीं के साथ साथ हमारे माइंड को इमोशनली और मेंटली भी प्रिपेयर होना बहुत जरूरी होता है। तो इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंप्लीट होता है और हम चलते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ, जो है रिस्क ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। और ये टॉपिक आपके बुक में यहाँ पर दिया हुआ है। तो जैसा कि हमें पता है, अलग अलग टाइप की डिजीजेस होती हैं, बीमारियां होती हैं, जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में अलग अलग तरीकों से स्प्रेड होती हैं, फैलती हैं। अब कुछ ऐसी भी बीमारियां होती हैं जो सेक्सुअल कांटेक्ट यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान भी स्प्रेड होती हैं। सो ऐसी बीमारियों को हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस वो बीमारियां हैं जो सेक्सुअल कांटेक्ट यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं। जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन किसी हेल्दी पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में आता है, तो उस दौरान जो डिजीज स्प्रेड होती है, उन डिजीजेस को हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। बट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एक्चुअल में स्प्रेड कैसे होती हैं, उनका मोड क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो जब कोई कपल यानी कि मेल और फीमेल सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं, तो उनके बॉडी फ्लूइड्स जो है सीमेन और वेजाइनल फ्लूइड कांटेक्ट में आते हैं। और सपोज कोई मेल है, वो इन्फेक्टेड है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से, और अगर वो किसी फीमेल के साथ यानी कि किसी हेल्दी फीमेल के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में आता है, तो उस दौरान दोनों का बॉडी फ्लूइड यानी कि मेल का सीमेन और फीमेल का वेजाइनल फ्लूइड कांटेक्ट में आएगा, जिस वजह से मेल से फीमेल में वो बीमारी ट्रांसमिट हो जाएगी। सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस वो बीमारियां हैं जो बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आने से स्प्रेड होती हैं और मेनली सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान स्प्रेड होती है। अब अलग अलग टाइप की एसटीडीज होती हैं, यानी कि अलग अलग टाइप की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती हैं। कुछ डिजीजेस बैक्टीरिया की वजह से होती हैं और कुछ डिजीजेस वायरसेस की वजह से होती हैं। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस यानी कि बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में। कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ऐसे भी होते हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं, जो है गोनोरिया एंड सिफिलिस। और कुछ वायरल इन्फेक्शंस यानी कि ऐसे इन्फेक्शंस जो वायरसेस की वजह से होते हैं, वो भी सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं, जैसे एचआईवी एड्स एंड वॉट्स। एचआईवी एड्स के बारे में हम पहले भी समझ चुके हैं। एचआईवी एक वायरस होता है जो एक बीमारी करता है जिसको हम बोलते हैं एड्स, और एड्स वो बीमारी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है, यानी कि बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आने से स्प्रेड होती है। एड्स बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, यानी कि लाइफ थ्रेटनिंग होती है। इसका कोई भी क्योर नहीं है, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। तो ऐसी डिजीजेस से बचने के लिए हमें कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होंगे। बट वो प्रिवेंटिव मेजर्स है क्या? हम एसटीडी से कैसे बच सकते हैं, कैसे उनको प्रिवेंट कर सकते हैं? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान मेल और फीमेल के बॉडी फ्लूइड्स कांटेक्ट में आते हैं। तो अगर हम किसी तरीके से बॉडी फ्लूइड्स को कांटेक्ट में आने से रोक दें, तो एसटीडीज मेल से फीमेल में या फिर फीमेल से मेल में ट्रांसमिट नहीं होगी। और ऐसा एक बैरियर मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्डम। कॉन्डम एक बैरियर की तरह काम करता है, यानी कि दोनों बॉडी फ्लूइड्स सीमेन और वेजाइनल फ्लूइड के बीच में एक बैरियर बना लेता है, जिससे दोनों बॉडी फ्लूइड्स कांटेक्ट में नहीं आते और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होती। सो ये बीमारियां, ये जो डिजीजेस हैं, इनको रोका जा सकता है कॉन्डम को यूज करके। कॉन्डम एक बैरियर की तरह काम करता है, एक रुकावट की तरह काम करता है, जो सेक्सुअल एक्ट के दौरान बॉडी फ्लूइड्स को कांटेक्ट में आने से रोकता है। सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस वो डिजीजेस होती हैं जो सेक्सुअल एक्ट के दौरान बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आने से स्प्रेड होती हैं। अलग अलग टाइप की एसटीडीज होती हैं, जैसे कि गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स एंड वॉट्स। और इन सारी बीमारियों को रोका जा सकता है
कॉन्डम को यूज करके। सो अगर कोई कपल सेक्सुअल एक्ट के दौरान कॉन्डम को यूज करता है तो उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, बहुत ही निल हो जाते हैं। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान क्या क्या रिस्क हो सकते हैं और हम उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा सेकेंड टॉपिक रिस्क ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी कंप्लीट होता है और हम चलते हैं हमारे थर्ड और लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। और ये टॉपिक आपकी बुक में यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का क्या मतलब होता है। ये वो मेथड्स होते हैं जो कपल्स यूज करते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। सो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वो मेथड्स हैं जो कपल्स यूज करते हैं प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। बट वो कौन से रीजंस होते हैं, वो कौन से केसेस होते हैं जिनमें कपल्स प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं? तो जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि सपोज कोई कपल है जो फिजिकली रेडी है बट मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है पेरेंटिंग के लिए, तो उन केसेस में जो कपल्स हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज कर सकते हैं। या फिर कोई फीमेल है जो मेडिकली अभी रेडी नहीं है चाइल्ड बियर करने के लिए, तो उन केसेस में भी जो फीमेल है वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज कर सकती है। सो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वो मेथड्स हैं जो प्रेगनेंसी को, यानी कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए यूज किए जाते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स 4 टाइप के होते हैं, जिनमें पहला टाइप होता है बैरियर मेथड। तो जैसा कि हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्पर्म फ्यूज करता है एग के साथ और बन जाता है जाइगोट। जाइगोट से प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर किसी कपल को प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है तो फर्टिलाइजेशन को रोकना होगा। तो फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए पहला मेथड होता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में एक बैरियर का यूज करा जाता है जो है कॉन्डम्स। कॉन्डम एक बैरियर की तरह काम करता है, यानी कि सीमेन को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर करने से रोकता है, जिससे जो स्पर्म्स हैं वो एग तक नहीं पहुंच पाते और फर्टिलाइजेशन नहीं होती। सो बैरियर मेथड वो मेथड है जिसमें स्पर्म्स को एग तक पहुंचने से रोका जाता है, ब्लॉक किया जाता है, और इस मेथड में यूज किया जाता है कॉन्डम्स का। कॉन्डम्स वो कवरिंग्स होती हैं जो पीनस या फिर वेजाइना पे वियर करी जाती हैं, जिससे दोनों बॉडी फ्लूइड्स यानी कि सीमेन और वेजाइनल फ्लूइड कांटेक्ट में नहीं आते, जिससे स्पर्म्स ओवम तक नहीं पहुंच पाते, एग तक नहीं पहुंच पाते। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा बैरियर मेथड क्या है और इसमें हम कॉन्डम्स का यूज क्यों करते हैं। कॉन्डम्स वो बैरियर हैं जो प्रेगनेंसी को तो रोकते ही हैं, बट साथ ही एसटीडीज यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को भी प्रिवेंट करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सेकेंड मेथड के बारे में, जो है ओरल पिल्स। ओरल पिल्स वो टैबलेट्स हैं जो ओरली फीमेल कंज्यूम करती हैं। ये टैबलेट्स फीमेल की बॉडी में हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर देती हैं, यानी कि फीमेल बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस कर देती हैं, जिस वजह से जो ओवरी है वो एग को रिलीज नहीं करती और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती। अगर ओवरी में से एग रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी, जिससे प्रेगनेंसी अवॉइड हो जाएगी। सो ओरल पिल्स वो टैबलेट्स हैं जो फीमेल की बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस कर देती हैं, जिससे ओवरी से एग रिलीज नहीं हो पाता और फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पाती। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं थर्ड मेथड के बारे में, जो है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो यूट्रस के अंदर प्लेस करी जाती हैं। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस को आईयूडीज भी बोलते हैं। ये वो डिवाइसेस हैं जो डॉक्टर्स फीमेल के यूट्रस में प्लेस करते हैं। जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस होती हैं वो स्पर्मिसाइडल होती हैं, यानी कि स्पर्म्स को किल करती हैं,
जिससे स्पर्म्स एग तक नहीं पहुंच पाते और फर्टिलाइजेशन नहीं होती। सो अलग अलग टाइप की इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस होती हैं। कुछ डिवाइसेस स्पर्म को किल कर देती हैं या फिर कुछ डिवाइसेस स्पर्म्स को यूट्रस के अंदर एंटर होने से रोकती हैं, जिस वजह से फर्टिलाइजेशन भी रुक जाती है। सो अलग अलग टाइप की आईयूडीज होती हैं, जैसे कॉपर टी एंड लूप। आपके एग्जाम में आईयूडीज का एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर हमें आईयूडीज के दो एग्जाम्पल याद रखने हैं, जो है कॉपर टी एंड लूप। और साथ ही ये भी याद रखना है कि जो आईयूडीज हैं वो डॉक्टर्स यूट्रस के अंदर प्लेस करते हैं और ये स्पर्म्स की एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फोर्थ मेथड के बारे में, जो है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड वो मेथड है जिसमें सर्जरी की मदद से प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाता है। बट यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि सर्जिकल मेथड परमानेंट मेथड है, यानी कि अगर किसी कपल ने सर्जिकल मेथड को यूज किया तो ये मेथड रिवर्स नहीं हो सकता, यानी कि वो कपल दोबारा से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। इससे पहले जो हमने पहले 3 मेथड पढ़े थे वो रिवर्सिबल मेथड थे, लेकिन जो सर्जिकल मेथड है वो इरिवर्सिबल है। इसमें कपल दोबारा से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। सो सर्जिकल मेथड एक परमानेंट मेथड है जिसमें सर्जरी की मदद से प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाता है। सर्जिकल मेथड मेल्स में भी होता है और फीमेल्स में भी होता है। मेल्स में इस मेथड को बोलते हैं वासेक्टोमी। वासेक्टोमी एक ऐसा मेथड है जिसमें वास डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है, जिससे जो स्पर्म्स हैं वो यूरेथ्रा तक नहीं पहुंचते और फिर वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक भी नहीं पहुंच पाते। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, टेस्टिस स्पर्म्स को प्रोड्यूस करता है और स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करता है यूरेथ्रा तक वास डिफरेंस। लेकिन अगर वास डिफरेंस को बीच में से कट कर दिया जाए तो स्पर्म्स यूरेथ्रा तक नहीं पहुंच पाएंगे, जिसकी वजह से सीमेन में स्पर्म्स रिलीज नहीं होंगे और वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक फर्टिलाइजेशन के लिए भी नहीं पहुंच पाएंगे। सो वासेक्टोमी एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा सर्जिकल मेथड है जिसमें वास डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है, जो स्पर्म ट्रांसफर को रोक देता है, प्रिवेंट कर देता है। अब इसी तरह फीमेल्स में भी एक सर्जिकल मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में फीमेल की जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसको कट करके टाई कर दिया जाता है, जिससे जो ओवम है वो यूट्रस तक ना पहुंच पाए और फर्टिलाइजेशन रुक जाए। सो ट्यूबेक्टोमी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फेलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट को कट करके टाई कर दिया जाता है, जो एग को रोक देता है, प्रिवेंट कर देता है यूट्रस तक पहुंचने से, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का लास्ट टाइप, जो है सर्जिकल मेथड। मेल्स में सर्जिकल मेथड को वासेक्टोमी बोलते हैं और फीमेल्स में सर्जिकल मेथड को ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। और हमें ये बात ध्यान रखनी है कि सर्जिकल मेथड एक परमानेंट मेथड है, ये दोबारा से रिवर्स नहीं हो सकता। सो हमने अभी तक 4 अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को डिस्कस किया और इन मेथड्स की मदद से अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जाता है। बट उन केसेस का क्या जिसमें फीमेल ऑलरेडी प्रेग्नेंट है और कपल को वो प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है, उस प्रेगनेंसी को रोकना है, तो उन केसेस में कपल एक मेथड को यूज करता है जिसको हम बोलते हैं अबॉर्शन। अबॉर्शन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है, यानी कि मेडिकली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। सो अबॉर्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अनवांटेड प्रेगनेंसी को रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। बट कुछ लोग अबॉर्शन का मिसयूज करते हैं, जैसे वो बच्चे के जन्म से ही पहले उसका सेक्स पता लगाते हैं, यानी कि वो ये पता लगाते हैं कि फीटस मेल है या फिर फीमेल है, और ये पता लगने पे कि जो फीटस है वो फीमेल है, वो उसका इलीगल सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन करा देते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी को इलीगली रोक देते हैं, रिमूव करा देते हैं। इसीलिए
सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन इलीगल है और प्रोहिबिटेड है, यानी कि हमारे लॉ में अलाउड नहीं है। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं और उसके कितने टाइप्स हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वो मेथड्स हैं जो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए यूज किए जाते हैं, और इन केस अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसको रिमूव करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं अबॉर्शन। तो इसी के साथ हमारा थर्ड और लास्ट टॉपिक भी कंप्लीट होता है। तो आज के लेक्चर में हमने समझा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब होता है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इसके बाद हमने समझा सेक्सुअल एक्टिविटी के पोटेंशियल रिस्क और हम उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और लास्ट में हमने समझा अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।